नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, हड्डियों को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट को हड्डी रोग या अस्थि रोग कहा जा सकता है। आज के फोन इन लाइव कार्यक्रम में हम हड्डियों से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ, तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आप हमें फ़ोन कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। तो आप हमें कॉल कीजिए और हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। आपकी तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का इस कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमें कॉल करें, हमसे जुड़े, अपने सवाल लें, हम कुछ ज़रूरी बातें अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी जरूर। तो आपसे मेरा सबसे पहले यही सवाल है, जो एक आम समस्या देखने को मिलती है, अस्थि भंग, हड्डी का टूटना। कूल्हे की हड्डी हो, हाथ की हड्डी हो, बाह की हड्डी हो, जब अस्थि भंग हो जाता है तो इसमें किसी भी पीड़ित को किस तरह से प्राथमिक उपचार करना चाहिए और इसका पूर्ण उपचार कैसे होना चाहिए? कोई भी अस्थि भंग या फ्रैक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत ही कॉमन है दिनचर्या में भी, और जिस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या घर के कार्य में ही गिर गए फिसल करके, तो पहला इलाज का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जानना है कि प्राथमिक उपचार एक होना चाहिए, जिससे आपको तुरंत आराम भी हो और बीमारी बढ़े नहीं, और बाद में उसका जो है डिफिनिटिव इलाज होता है, जिसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लास्टर हो या ऑपरेशन हो। लेकिन जब भी कभी भी चोट लगे तो चोट लगे पार्ट को जो है रेस्ट देना चाहिए। पहला काम रेस्ट चाहिए। उसको टूट गया, उसको हिलाएंगे तो और दर्द हो गया। दूसरा चीज़ जो होना चाहिए, उसको उठा करके रखिए कोई चीज़ पर, कोई चीज़ से इमोबिलाइज कर दीजिए। बगल में अगर कोई फट्ठी है या कूंट है या कुछ भी इस तरह का चीज़ है तो उससे सपोर्ट दे करके उसको बांध दिया, ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो दर्द में आराम हो जाएगा। लटका करके नहीं रखना, ऊंचा पर रखना है ताकि सूजन ना बढ़े। और अगर हो सके तो बर्फ़ का इंतजाम कीजिए, बर्फ़ से सेंकिए, गर्म से नहीं सेकना है। ये तो हुआ प्राथमिक उपचार। इसके बाद हम आसपास में जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होंगे उनसे हम उसको दिखाएंगे, एक एक्सरे हो जाएगा, उसके बाद डायग्नोसिस होगा। अब उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी हड्डी टूटी है, कहाँ की हड्डी टूटी है, किस तरह से टूटी है और उसका क्या इलाज है। बहुत सारे हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में जो टूटते हैं तो उनका इलाज प्लास्टर होता है। प्लास्टर कर दिया, 4 से 6 हफ्ते तक ठीक हो गए। बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो टूटती हैं, उनमें ऑपरेशन इलाज होता है। तो ये इलाज का तरीका हुआ। जी। तो डॉक्टर साहब, इसी बीच ये भी साथ में एक सवाल जुड़ता है कि किसी का अस्थि भंग हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, तो चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी। लगता है उनका कॉल हमसे नहीं जुड़ पाया। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए और अपना सवाल पूछिए। तो डॉक्टर साहब, मैं चर्चा कर रही थी कि अस्थि भंग जब हो जाता है तो उसमें आपने बताया कि क्या कुछ उपचार होता है। अगर हम इस दौरान खान पान की बात करें तो अगर किसी पीड़ित को क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए ताकि उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो जल्दी ठीक हो जाए? हड्डियों को जुटने के लिए कैल्शियम चाहिए जी, और दूसरा प्रोटीन चाहिए जी, और कुछ विटामिन चाहिए। तो अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आप जो है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो वैसे डाइट को लेना प्रीफर करें। जैसे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, दूध लीजिए, दूध से रिलेटेड दही है, और कुछ सब्जी, हरी सब्जियां खाएं ताकि आपको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम विटामिन्स मिले। प्रोटीन का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो खान पान में परिवर्तन होगा उससे भी हड्डी जल्दी से जुटती है। बिल्कुल।
तो बहुत ही आपने सही बात बताई हमारे दर्शकों को कि अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार कीजिए, बहुत सावधानी से कीजिए, उसके बाद पास के डॉक्टर के पास जाइए। तो इसी बीच हमारे दर्शक एक हमसे जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है और फिर सवाल पूछिए। जी, लगता है समस्या बार बार आ रही है संपर्क में, पर कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, आपकी कॉल जरूर लगेगी। जी जी, कहिए। जाएगा। जी रीमा। जी, और जी, प्रदर्शन किया अपना जाएगा। सवाल। इसके अलावा मैं विकास ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि ये भी दिलचस्प है कि चुनाव के बाद से अब तक जब से सरकार बनी है, लगातार नतीजे आने के बाद से हर रोज एक ऐसा फैसला होता है कि हमें अपनों का रुख करना पड़ ही रहा है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे खान पान की, जो कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई। जी। मैं आपसे अगला सवाल लेती हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो जी। ये जो गर्दन है पीछे, जी। इसमें बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। और कई बार जो ऑफिस में काम करते हैं वो लगातार कुर्सी में बैठे रहते हैं, तो उनको अक्सर समस्या आती है बैकबोन में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द की। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए, इसका कोई बढ़िया जी। सा उपचार बताइए। रीढ़ की हड्डी में दर्द, जिसको कमर दर्द भी कहते हैं, और दूसरा गर्दन की हड्डी में दर्द, जिसको हम लोग बोलचाल में सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जी जी। तो एक तरह से समझिए कि ये दिनचर्या से रिलेटेड एक तरह से बीमारी है। इसमें आप लंबे समय तक एक पोस्चर में रहते हैं, कसरत नहीं करते हैं, अगर सोते समय बहुत मोटी तकिया इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब लेकर के धीरे धीरे आपके गर्दन में दर्द और जकड़न शुरू हो जाएगा। ये अगर बढ़ते जाएगा तो आपके हाथों में झंझनाहट भी आना शुरू होगा, क्योंकि वो बगल वाले नस को प्रेस करता है जो हाथ में जाता है, तो नस चपने लगेगा तो हाथ में झुनझुनी तरतराहट भी होगा। कभी कभी गर्दन की हड्डी का जो बढ़ने वाला हड्डी होता है वो अगर ब्रेन तक जाने वाले नस को प्रेस करेगा तो गर्दन घुमाएंगे तो आपको चक्कर महसूस होगा। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पहचान है कि गर्दन में दर्द रहेगा, जकड़न रहेगा, और साथ में कभी कभी तड़तड़ाहट, झंझनाहट आपके हाथ बाँह से लेकर के उंगलियों तक जाएगी, और कभी कभी चक्कर भी आ सकता है। इसका मुख्य कारण होता है गलत पोस्चर में बैठना, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना और काम करते रहना, जैसे झुक करके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और रात में जब हम आराम करने जाते हैं तो मोटी तकिया लेकर के गर्दन को और बेंड कर देते हैं। तो ये सब कारण मिल करके आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करता है। डॉक्टर साहब, इसी में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ। जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, इसमें जो है कई बार सूजन आ जाती है, और कई बार एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। लगता है कुछ तकनीकी समस्या के चलते वो हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी टीम से गुजारिश करेंगे कि इसे दूर किया जाए। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कई बार सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है, तो इस समस्या से कैसे बचा जाए और ये समस्या होती क्यों है? रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कभी कभी आपको सूजन आ जाएगा। इसको जिस तरह से हर जगह जॉइंट होता है उस तरह से रीढ़ की हड्डियों में भी जॉइंट होता है, उसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। वहाँ का जोड़ में भी सूजन और जकड़न होता है। जैसे हर जगह आर्थराइटिस होता है और अन्य जोड़ों पर जहाँ पर अफेक्शन होता है, तो रीढ़ की हड्डी में भी अगर जॉइंट इन्वॉल्व होता है और उसमें सूजन जकड़न होता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। वो कई कारणों से होता है। कभी आपका पेट में अगर गड़बड़ी है, लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट के 19-20 से भी कमर की हड्डी में सूजन और जकड़न होता है। सुबह सोकर उठेंगे तो कमर जकड़ा हुआ रहेगा, आधा घंटा तक जकड़ा रहेगा, दर्द करेगा, हर मूवमेंट करते करते धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। तो एक पहला पहचान है। तो पेट से रिलेटेड के कारण भी होता है, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं इसको, और उसमें जो कमर की हड्डी में सूजन, दर्द, जकड़न होता है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन के कारण भी होता है सूजन, जकड़न, दर्द जो होता है।
जी डॉक्टर साहब, इसमें आप आगे भी बताइएगा, पहले हम अपने दर्शक से बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन में, और अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। तो डॉक्टर साहब, लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी। तो हम बात कर रहे थे कि रीढ़ की हड्डी में अगर सूजन आ जाए और अगर जलन हो तो किस तरह से उसका उपचार हो सकता है। मैं जी। अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इस तरह से कि जो बैकबोन होती है, जी। अगर इसमें क्रैक आ जाए, हम्म। कई बार होता है, तो इसके लिए क्या उपचार हो सकता है? बैकबोन में क्रैक होने का बहुत सारा कारण है। एक तो जब आपकी हड्डी अगर कमज़ोर है, जैसे कि ओल्ड एज में हो जाती है हड्डियाँ, तो उसमें आपका हड्डी कमज़ोर है तो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, नॉर्मल एक्टिविटी में भी, बोन में भी फ्रैक्चर उसमें आता है। इसके अलावा कभी कभी आप गिर जाते हैं ऊंचाई से, छत जी। से गिर गए और कहीं ऊंचे से, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो ये दो कारण है। कभी एक्सीडेंट करते हैं, उसमें भी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जी। तो रीढ़ की हड्डी टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि अन्य हड्डियों के टूटने से यहाँ पर अंतर ये होता है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो ब्रेन से नीचे के पैर को और हाथ को कनेक्टिविटी देता है, जी। कनेक्शन रहता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई और पीछे घसक करके बगल में से जो नस नीचे जा रही है उसको अगर दबाने लगा, तो आपके हाथ में झुनझुनी और दर्द के अलावा कभी कभी सुनापन हो जाएगा, लकवा भी हो जाता है। जी। इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। जी। जी। तो रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर जो है कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है, और बहुत में तो मामूली होता है, क्योंकि हड्डी इतने कमज़ोर हो गई है कि आपको जोड़ से अगर कहीं बैठ गए, गिर गए, हल्का सा भी चोट लगा तो आपकी टूट सकती है हड्डी। जी। उसके उपचार के लिए दो चीज़ है कि अगर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, एक एक्सरे करा लें। जी। प्राथमिक उपचार है कि रीढ़ की हड्डी जब भी टूटे तो आपको लेटा के रखना है मरीज को, बैठने नहीं देना है। बैठने से हो सकता है कि टूटी हड्डी पर भार पड़े तो और हड्डी घसक जाए, इसलिए जब भी रीढ़ की हड्डियों में चोट रहे तो आदमी को लेटा के रखना चाहिए। चौकी हो, बेंच हो, उस पर बैठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब स्पेशलिस्ट देख लेंगे, उसको एक्सरे कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी है तो कौन सी टूटी है, कितना टूटी है, और इसका कुछ बगल से जाने वाले स्पाइनल कॉर्ड पर कोई असर पड़ने वाला है या पड़ा है या नहीं है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपके पैर में झुनझुनी, तड़तड़ाहट के साथ कमज़ोर पैर पड़ जाएगा और लकवा का अंश आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हायर सेंटर में रेफर किया जाता है और जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है ज़्यादा उम्र के लोगों में, जोड़ों में दर्द, गठिया भी इसे कहा जाता है। डॉक्टर साहब, इस सवाल को हम आगे लेंगे, इससे पहले हम अपने एक, लगता है बात नहीं हो पा रही है, चलिए हम अपना सवाल लेते हैं। गठिया हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये किस तरह की बीमारी है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिससे पीड़ित हैं, वो इसके लिए क्या कुछ उपचार करें? जोड़ों में दर्द को हम लोग बोलचाल के भाषा में गठिया बोलते हैं, गांठ गांठ दर्द गठिया। जी। लेकिन गठिया जो है कई तरह का होता है। एक तो हमारे जो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, जकड़न हो जाता है। ये जो सबसे कॉमन लोगों में मिल रहा है, इसका कारण होता है कि उम्र के बाद आपके ज्वाइंट के अंदर का लुब्रिकेंट, जिसको मोटी मोटी भाषा में बोलिए कि आपका तेल मोबिल जो घुटना का है, वो एक उम्र के बाद कम बनने लगता है, और कम बनते बनते आपका जो घुटना का जो चिकनापन है वो कम गया, और कम गया तो हड्डी में हड्डी रगड़ेगा, अब उठते बैठते आपको दर्द होगा। कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसमें बोन बनने लगते हैं और घुटना टेढ़ा होने लगता है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उसमें हम लोग घुटना बदलते हैं। लेकिन आम तौर पर लोगों में उसके लिए इलाज होता है कि कसरत करें, उसका एक्सरसाइज करें, चुकमुक बैठने से बचें, जहाँ भी मौका मिले चुकमुक ना बैठें, कुर्सी पर बैठें, बेंच पर बैठें, मचिया पर बैठें। तो ये अधिक उम्र के लोगों में होता है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम जी जी, आपका सवाल क्या है? मेरा नाम है राम प्रकट जी। अपना सवाल कहिए। राम प्रकट जी हमारा नाम है। जी, लगता है कि संपर्क टूट चुका है, तो हम बात कर रहे थे गठिया रोग के बारे में। जी।
तो गठिया जो है, जो ज़्यादातर जो उम्र दराज लोगों में हो रहा है और घुटना ज़्यादा प्रभावित होता है, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी जी। और उसमें हम जो पहले भी बता रहे थे कि घुटने का जो अंदर का जोड़ में चिकनाई होता है वो एक उम्र के बाद कम होने लगता है, उसके कारण से होता है। दूसरा जो गठिया है वो आपको अनुवांशिक एक तरह से है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके जोड़ जितने हैं, उंगलियों के जोड़, कलाई के जोड़, कंधा का, केहनी का और घुटना और छोटे छोटे जितने भी जोड़ हैं सब में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसमें जोड़ों में दर्द हो जाएगा, जोड़ फूल जाएगा और मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो पूरा स्टिफ रहेगा, कड़ा रहेगा जी। और फिर धीरे धीरे करके कुछ मुलायम होगा। वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो बहुत लोगों को होता है। दूसरा जो गठिया जो कॉमन, एक और बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा तो वो जोड़ के आसपास में उसका क्रिस्टल बन करके इन्फ्लामेशन करके सूजन दर्द कर देता है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जॉइंट होता है, वो होता है आपका ये जो पैर का जॉइंट है। जैसे कि आपका एंकल जॉइंट हुआ, अंगूठा के पास, पैर का जो सबसे बड़ा वाला जो अंगूठा है, बड़ा वाला बिग टो, उसके आसपास सूजन और दर्द हो जाएगा और लाली आएगा। तो ये जो बहुत ही कॉमन होता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, तो हम लोग चेक करवाते हैं, उसमें कहते हैं कि स्पेशलिस्ट से दिखा लीजिए, एक यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, उसमें पता चलेगा यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसके अनुसार फिर हम लोग उसको यूरिक एसिड घटाने वाले यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट देते हैं। और दूसरा साथ में खान पान में रोक देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाना है। बिल्कुल। अगर प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे जी। तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा तो दर्द बहुत तेज़ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि महिलाओं में जो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं और अक्सर उनको दर्द भी रहता है शरीर में इस वजह से, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके लिए उन्हें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? बढ़ती उम्र के महिलाओं में आजकल बहुत ही कॉमन एक बीमारी है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि हड्डी आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है, हड्डी खोखला एक तरह से हो गया है और सूखी हुई खोखली हड्डी जैसी है आपकी। अब कभी भार पड़ेगा, हल्का भी भार पड़ेगा तो टूट जाएगा। एक तो ये डेंजरस चीज़ हुआ। दूसरा हुआ आपको हर समय दर्द होगा, कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, पीठ में दर्द। तो ये जनरली महिलाओं में देखा जाता है कि रजोनिवृत्ति के बाद जब उनका महीना बंद हो जाता है उसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंस से हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों का रख रखाव के लिए जो हार्मोन था वो आपका ख़त्म हो गया है, तो आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगी और दर्द हर समय रहेगा, उसके कारण जकड़न रहेगा। इसके अलावा आपको हर कार्य में दर्द महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे ये आपको बढ़ेगा, कभी कभी हड्डी इतना कमज़ोर होगा कि हल्का सा चोट लगने पर आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मोटा मोटा भाषा में कहिए तो एक तरह से साइलेंट किलर के नाम से फेमस है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और हो रहा है, और एक्चुअल बात है कि हड्डी कमज़ोर है इसमें। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम है। जी, सवाल बताइए। और सवाल क्या जब हाथ जी, इनका सवाल मुझे समझ आ गया। जब हाथ ऊपर करते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो इनका है कि हड्डी, हाथ की हड्डी में शायद इनको दर्द जब की हाथ समस्या ऊपर है। उठाते हैं तो इनको दर्द होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कंधे में जकड़न हो जाता है, इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। कंधे का जोड़ का जकड़न हो गया तो आपको हाथ ऊपर उठाएंगे दर्द करेगा, हाथ पीछे ले जाएंगे दर्द करेगा, और अचानक हिल गया तो लगेगा जान ही निकल गया। इसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कंधे का जोड़ का जो झिल्ली है वो सिकुड़ जाता है। आगे वाला सिकुड़ गया, आपका हाथ पीछे जाने में दर्द करेगा, नीचे सिकुड़ गया आपका ऊपर नहीं जाने देगा, और अचानक हिलने पर लगेगा कि जान निकल गया, ऐसा दर्द होता है। जनरली देखा गया है कि 10 में से 6 लोगों में, ऐसे लोगों में शुगर निकलता है। तो जब भी इनको हो तो एक तो जांच पहला करा लेना है, शुगर का चेक करा लेना है। अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल कीजिए और कसरत कीजिए, एक्सरसाइज करने से ठीक होगा। और उसके साथ साथ दर्द का दवाई कुछ खाए, कुछ गैस का दवाई खाए, और तेल वगैरह मालिश करके इसका कसरत किए। कसरत करने का मकसद होता है कि कंधे को हम ज़बरदस्ती ऊपर ले जाएं, दर्द बर्दाश्त करके या दवाई खा करके, और पीछे ले जाएं। और नहीं तो आसपास में अगर कोई स्पेशलिस्ट है उनसे दिखा लीजिए, एक्सरे हो जाएगा और ब्लड का जांच हो जाएगा। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवा लें, और अगर अपने कर सकते हैं तो अपने भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों,
हड्डियों से संबंधित कई सारी बीमारियां आपके एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो सकती हैं, जैसे कि आपके बाजू में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो बहुत सारी जब आप रूटीन जो आपका डेली का जो रूटीन रहता है, अच्छा खान पान करते हैं आप सुबह उठकर सैर करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी उससे भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब जो आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो समस्याएं आपको पेश ना आए। डॉक्टर साहब, हड्डियों में संक्रमण भी सुनने में आता है, तो ये किस तरह से होता है, इसके लिए बचाव क्या होना चाहिए? हड्डियों में संक्रमण जो है एक बहुत ही खतरनाक समझिए कि एक तरह से चीज़ हुआ। इसमें हड्डी में इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। इसलिए कहा जाता है कि बोन के बारे में कि वंस इन्फेक्टेड ऑलवेज इन्फेक्टेड, मतलब हड्डी में संक्रमण ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर होगा तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होगा। अब हड्डियों में संक्रमण होता क्यों है? हड्डियों में संक्रमण 2 एज ग्रुपों में प्रायः देखा गया है जी। एक तो हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अचानक पैरों में बहुत तेज दर्द होगा, बुखार आएगा बहुत ज़ोर से और सूजन हो जाएगा, बच्चा पैर हिलाना डुलाना बंद कर देगा। तो आदमी को डाउट होना चाहिए कि ये हड्डियों में संक्रमण हो सकता है। जी। तो आसपास के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, एक्सरे कराएंगे तो शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरे में कोई भी चेंज आने के लिए 20 से 21 दिन लग जाता है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड एक करा लेते हैं या एमआरआई जांच करा के देख लेते हैं कि हड्डी का इन्फेक्शन है कि नहीं। जी। अगर हड्डी का इन्फेक्शन है तो उसमें मवाद बनता है, उसको हमको निकालने का उपाय होना चाहिए। एक छोटा ऑपरेशन करते हैं, उसमें बोन के अंदर में जो पस होता है उसको निकाल देते हैं और उसको पस का फिर ड्रेसिंग होता है, एंटीबायोटिक चलता है, वो धीरे 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 करके बहुत हद तक ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है कि ये जानकारी के अभाव में लोगों को ध्यान नहीं गया, उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो लेके चले गए क्वैक के पास या किसी जनरल लोकल डॉक्टर के पास, वो उसका केवल घाव का इलाज कर दिए, लेकिन हड्डी का घाव पकड़ नहीं पाए और बाद में हड्डी में से मवाद चलते रहा। हर 10-15 दिन सूखेगा, फिर मवाद आने लगेगा। तो उसमें भी डाउट होना चाहिए कि नहीं, लगता है कि हड्डी में इन्फेक्शन है, और तो उसका एक्सरे से पता चल जाता है, स्पेशलिस्ट से दिखवाने से क्लियर हो जाता है। दूसरा जो इन्फेक्शन का कारण आजकल हो रहा है वो होता है एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ। आपका जो हड्डी है, बोन जहाँ एक्सीडेंट साइट पर हुआ वो दिख गया बाहर की ओर, तो उसमें मिट्टी बालू सड़क का उसमें टच कर गया, उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है तो वो भी एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है आजकल। ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत सारा कारण है, लेकिन हड्डियों का इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक है, उसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर और समय पर इलाज होने से वो ठीक किया जा सकता है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हड्डियों का जो संक्रमण है बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, तो कभी भी आपको ऐसे चोट लग जाए तो बहुत ही सावधानी बरतिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और कोशिश कीजिए कि संक्रमण से आप बच जाएं। डॉक्टर साहब, इसी समय मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बोन कैंसर की। ऐसे तो कैंसर बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश दुनिया के लिए, लेकिन बोन कैंसर की अगर बात करें तो ये कितना खतरनाक है और आज के समय में लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? बोन कैंसर भी एक, जैसे अन्य कैंसर खतरनाक हैं उसी तरह से बोन कैंसर भी खतरनाक है। बोन कैंसर जनरली रेयर है, उतना बहुत कॉमन नहीं है जितना अन्य बीमारी हैं, लेकिन बोन कैंसर देखने को जो मिलता है वो 2 एज ग्रुप में ज़्यादा रहता है। एक जो बोन कैंसर है प्राइमरी बोन कैंसर बोलते हैं, जो बोन का ही बीमारी है, बोन से ही निकला और बोन में ही रहा। दूसरा जो कैंसर होता है बोन का, उसको बोलते हैं सेकेंडरी बोन कैंसर। तो कैंसर है किसी और ऑर्गन का, जैसे प्रोस्टेट का हुआ और बोन में चला गया, है ना, लंग का है और बोन में जाकर के चला गया मेटास्टेसिस, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बोन कैंसर। एक हुआ प्राइमरी बोन कैंसर, दूसरा हुआ सेकेंडरी मेटास्टेसिस वाला। प्राइमरी बोन कैंसर जो होता है वो 2 एज ग्रुप में देखने को मिलता है ज़्यादातर। एक तो यंग एज हमारे बच्चे हैं उनमें अफेक्शन होता है, और उसमें जो बीमारी है उसमें बिनाइन बोन ट्यूमर एक अलग होता है। दूसरा हुआ जो इसको आप कैंसर बोलते हैं सब लोग, जो डेंजरस बात बोलता है, जो वो मैलिग्नेंट चीज़ जिसको कैंसर बोलते हैं। तो बोन कैंसर इसमें एक है कम उम्र के बच्चों में, जिसको एविंग सार्कोमा बोलते हैं। दूसरा होता है ओस्टियोसार्कोमा होता है। ये जो है सो आपको कम उम्र के बच्चे, जैसे 8 साल से लेकर के 20 साल के बीच में जो लोग हैं, इनको अफेक्शन होता है। इनके बोन में शुरू में पेन होगा, स्वेलिंग होगा और दर्द होने लगेगा।
महीना 1.5 महीना में ये बढ़ते जाएगा, साइज में बढ़ेगा, दर्द का मात्रा में बढ़ाव होगा और चलने में दिक्कत होने लगेगा। तो तुरंत स्पेशलिस्ट से दिखवा करके उसको एक्सरे करा लेना होता है। एमआरआई आजकल जांच हर जगह उपलब्ध लगभग है बड़े बड़े शहरों में, तो एमआरआई करा के देख लेते हैं कि बोन का किस पार्ट में है, कहाँ से है और किस स्टेज में है। अगर शुरुआत में अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आप उस बोन के पार्ट को हटा दिए और उसके जगह पर ऐसा व्यवस्था किए कि मरीज चल फिर सके, बोन दूसरे जगह से लाके ट्रांसपोर्ट कर दिए या फिर बोन को जोड़ दिए, तो ये हुआ। और दूसरा साथ में उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह दे करके कंप्लीट क्योर ले जाते हैं। दूसरा जो ज़्यादा ओल्ड एज में लोगों में भी बोन कैंसर होते हैं और सेकेंडरी टू और द डिजीज़ के कारण है, बहुत दिन तक कोई बीमारी पड़ा रह गया तो उसके कारण भी बोन में इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब, सिर में चोट लगने की समस्या भी आती, कई बार खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है या गाड़ी से कोई गिर जाता है और सिर की हड्डी में जब सीधे चोट आती है, तो इसके लिए जो कोई पीड़ित है उसका किस तरह से उपचार किया जाना चाहिए? जब सिर में जब चोट हो जाता है तो इसको हम लोग हेड इंजरी कहते हैं। ज़्यादातर में देखा जाता है कि जो आपका जो स्कल है, जो क्रेनियम है, जो ब्रेन का चारों तरफ जो कवरिंग है आपका, तो उसमें एक हार्ड बोन होता है, खोपड़ी की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो खोपड़ी की हड्डी बहुत मजबूत हड्डी है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो जनरली वो टूटता नहीं है। कभी कभी वो फ्रैक्चर भी होता है। अगर वो फ्रैक्चर होता है तो आपका नीचे जो ब्रेन, जो कोमल ब्रेन है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो या तो डायरेक्ट बोन के पेनिट्रेशन से या उससे आपका ब्रेन पर चोट हो जाता है, या दूसरा जो है खोपड़ी के नीचे ब्लड जम गया तो ब्रेन पर प्रेशर देने लगता है, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। अधिकतर लोगों में क्या होता है कि आपका हेड में चोट लगा तो उसके बाद आपको वहाँ सूजन होगा, सूजन के बाद हो सकता है कि आपको चक्कर आने लगे, हो सकता है बेहोशी छाने लगे, या आपको लगता है कि उल्टी वगैरह आने लगे। जी डॉक्टर साहब, तो जब अगर आपको सूजन आने लगे, वहाँ पर बेहोशी जैसा लगे और लगे कि उल्टी हो रहा है, तो ये थोड़ा साइन जो है बता रहा है कि साथ में ब्रेन इंजरी भी है। केवल बाहर का इंजरी नहीं है बल्कि आपके ब्रेन के अंदर में भी चोट है। क्योंकि और कभी कभी ये चोट ज़्यादा होगा तो आपको, अगर किसी बच्चे को लगा या किसी भी आदमी को, तो चमकी भी आने लगेगा। तो बेहोश, चोट लगने के बाद बेहोश होने लगे, उल्टी होने लगे और चमकी आने लगे, तो समझिए कि ब्रेन इंजरी भी साथ में है। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ। आप दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।